अपने मिशन की कामयाबी और बाहिफाजत फरार के एहसास से मसरूर ज़हीर और वजाहतुल्लाह को दूर से सड़क नजर आई तो वो समझे कि वो कस्बे के अकबी हिस्से में पहुंच चुके हैं। लिहाजा वो बेफिक्र होकर सड़क पर निकल आए और एक तरफ बढ़ने लगे। उन्हें पता ही न चला कि कब शैतानी टोले की जीप उनके अकब में पहुंच गई है। इस मर्तबा यासिर को गमनाक कैफियत से संभलने में कुछ देर लग गई। मैंने उसके बोलने का इंतजार किया। कहा, जीप में सवार बुज़दिल इतने खौफजदा थे कि उन्होंने ज़हीर और वजाहतुल्लाह के करीब पहुंचकर कोई कार्रवाई करने की बजाय कोई फरलांग भर के फासले से ही उन पर ब्रेन गन्नों से फायर खोल दिया। ज़हीर भाई के मुताबिक शायद बदहवासी की वजह से उनका पहला ब्रस्ट तो बेकार गया, मगर इससे पहले कि वो संभल कर फायरिंग की जद से निकलने की कोशिश करते, अकब से दूसरा ब्रस्ट हुआ और इस मर्तबा कई गोलियां वजाहतुल्लाह का वजूद चीर गईं। यासिर की आंखों की तरह आवाज में भी आंसुओं की नमी झलक रही थी, मगर उसने खुद को जज्बात के धारे में बहने नहीं दिया। बोला, मैं बता नहीं सकता कि ये सब कुछ बताते हुए ज़हीर की क्या कैफियत थी। उसका कहना है कि वो आज भी ये सोच कर तड़प उठता है कि शदीद ख्वाहिश के बावजूद उसे अपने जाननिसार साथी की लाश वहीं छोड़कर फरार होना पड़ा, क्योंकि जीप मुसलसल करीब होती जा रही थी और ज़हीर जानता था कि फायरिंग में ये मुख्तसर वक्फा सिर्फ ब्रेन गन का मैगजीन बदलने की वजह से है। यासिर ने इस मर्तबा बस लम्हे भर का तवक्कुफ किया, फिर बोला, ज़हीर देख चुका था कि गोलियों से छलनी वजाहतुल्लाह फौरन ही शहीद हो चुका है और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर महज चंद सानियों की इस मोहलत से फायदा उठाकर वो वहां से फरार होने की कोशिश नहीं करेगा तो उसकी लाश भी वहीं पड़ी होगी। उसे अपनी मौत का इतना डर तो न था, मगर उसे एहसास था कि वो अपनी जिंदगी बचाकर अपने साथियों तक न पहुंचा तो किश्तवाड़ के इलाके में हुर्रियत पसंदी की जिद्दोजहद को शदीद धचका लगेगा। लिहाजा अपने दिल पर पत्थर रख कर वो हत्तुल इम्कान फुर्ती से साथ वाली गली में घुस गया। यासिर ने मजीद कहा, ज़हीर ने बताया कि उसने इतनी मुख्तसर सी मुद्दत में भी खतरा मोल लेकर शहीद साथी के गले में हमाइल स्टेन गन अपने कब्जे में ले ली थी। शायद उसकी तरफ से लिया गया यही रिस्क उसकी जान बचा गया, क्योंकि उसकी ये कार्रवाई गालिबन वजाहतुल्लाह की जान लेने वालों ने भी देख ली थी। लिहाजा उन्होंने ज़हीर के ताक़ुब में पैदल गलियों में घुसने की जुर्रत नहीं की और वो जान बचाकर पिकाल पहाड़ी की चोटी पर अपने साथियों तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उसी रात वो सब वापस किश्तवाड़ की तरफ चल पड़े और वारवान वादी में चौहरनाग झील के करीब पहाड़ी जंगल में 8 दिन रूपोश होने के बाद ज़हीर ने अपने साथियों को हथियारों समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुंतशिर होने की हिदायत करके खुद यहाँ आ गया। मैंने यासिर भट्ट की तरफ से सुनाई सारी रुइदाद का बगौर तज्जिया करते हुए कहा, इसका मतलब है कि किश्तवाड़ और उसके आसपास के तमाम इलाके अब ज़हीर और उसके साथियों के लिए मौत का फंदा बन चुके हैं। दुश्मन के शिकारी कुत्तों जैसे जासूस और मुखबर हर तरफ उनकी बू सूंघते फिर रहे होंगे। मेरी बात सुनकर यासिर भट्ट ने हाँ में सर हिलाया। बोला, बिल्कुल यही बात ज़हीर भाई ने बताई थी। उसके मुताबिक इस इलाके में गासिब फौज की इजाफी तादाद आ गई थी और इस कदर सख्ती हो गई थी कि पहाड़ों से उतरना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। उसने इसीलिए तमाम गोरिल्ला कार्रवाइयां हालात साजगार होने तक के लिए रोक दी थी। ये सुनकर मेरे जहन में एक ख्याल आया, मगर मैंने उस पर यासिर से बात करने की बजाय ज़हीर की वापसी का इंतजार मुनासिब समझा। अब मुझे मजीद शिद्दत से उसकी कमी महसूस हो रही थी। काश वो जल्द अज जल्द वहां पहुंच जाता, मगर मेरी ये ख्वाहिश जाहिर है उसी वक्त पूरी हो सकती थी जब अल्लाह को मंजूर होता। अलबत्ता अगले दिन दोपहर को नासिर वापस लौट आया। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुआ। शाम को यासिर अपनी आड़त से घर वापस आया तो खाने के बाद रात गए तक बैठक में हमारी गपशप की महफिल जमी। मैं बज़ाहिर इस दिलचस्प गुफ्तगू से लुत्फानंदोज हो रहा था, मगर मेरा जहन अब भी यासिर की तरफ से ज़हीर की ज़बानी गोशगुजार किए गए वाक़यात में उलझा हुआ था। मुझे गुफ्तगू से कटा हुआ महसूस करके दोनों चचा भतीजा आपस में कारोबारी बातें करने लगे। नासिर बता रहा था कि व्यापारियों से लेन देन की क्या बातें हुई, किसके रवैये में गर्मजोशी थी और कौन जान छुड़ाने के लिए टाल रहा था। तभी यासिर की तरफ से पूछा गया सवाल मेरे कानों में पड़ा, यार ये बताओ, कहीं ज्ञान सिंह भी तुम्हें रकम चुकाने के लिए सिर्फ लारे तो नहीं दे रहा? ऐसा ना हो कि तुम उसके वादे के मुताबिक 3 दिन बाद इतना फासला तय करके दोबारा जालंधर पहुंचो और वो तुम्हें एक बार फिर नई तारीख देकर टाल दे। यासिर ने पुरजोश अंदाज में नफी में सर हिलाया और बोला, नहीं चाचू, ज्ञान सिंह खरा आदमी है। तुम्हें तो पता है कि उसने उधार चुकाने में कभी एक दिन कभी फालतू वक्त नहीं लिया। वो बहुत शर्मिंदा था। उसने मुझ पर बहुत जोर दिया था कि मैं 3 दिन उन्हीं के पास रुक जाऊं और रकम साथ लेकर ही जाऊं, मगर मेरे पास कई हजार रुपया मौजूद था। जिन व्यापारियों से मैंने रकम ली थी उनके कारिंदे भी ये बात जानते थे। मैं ज्यादा दिन इस इलाके में गुजारता तो चोर उचक्कों के पीछे लगने का खतरा उतना ही बढ़ जाता। उनकी गुफ्तगू का ये रुख मेरे लिए कुछ दिलचस्पी का बायस था, लिहाजा मेरी तवज्जो खुद ब खुद उन दोनों की तरफ मबजूल हो गई।
उधर यासिर अपने भतीजे नासिर से पूछ रहा था, 3 दिन बाद तुम पहले फोन कॉल करके उससे तस्दीक करना, उसके बाद यहाँ से निकलना। वैसे ज्ञान सिंह है तो काफी मोटी असामी, खुदा जाने इस बार सिर्फ 3,000 रुपए का बंदोबस्त क्यों नहीं कर सका वो। नासिर ने कहा, असल में उसने अपने छोटे भाई ध्यान सिंह को आदमपुर एयरपोर्ट पर इंडियन एयरफोर्स के लिए जारी भारी तामीरात के लिए लेबर फराहम करने का ठेका दिलवाया है, जिसके लिए ज्ञान सिंह को एक साथ 81,000 रुपया बतौर सिक्योरिटी जमा करवाना पड़ा है। इसलिए उनके पास नकद रकम की वक्ती तौर पर कमी हो गई है। वो लोग गांव मधुपुर में अपनी ज़रई जमीन पर मौजूद तमाम मवेशी बेच रहे हैं, जरूरत पड़ी तो 4-6 बीघे जमीन भी बेच देंगे। यासिर ने उसकी बात पूरी होते ही कहा, ओहो, 81,000 रुपए की सिक्योरिटी जमा कराई है, लगता है कोई लंबा हाथ मारा है दोनों भाइयों ने। वैसे तुम ठीक कह रहे हो, ये ज्ञान सिंह बंदा वाकई कुंदन की तरह खरा है, वरना ऐसी बातें तो कोई अपने नजदीक तरीन लोगों को भी नहीं बताता। नासिर ने जवाब में हाँ में गर्दन हिलाई, बोला, हमारा उससे लेन देन और बर्ताव इतना उम्दा रहा है कि वो हमें भी लगभग अपने सगे भाई ही मानता है। मैं जैसे ही जालंधर पहुंचता हूं, दोनों भाई जैसे कदमों में बिछ जाते हैं और कहीं और ठहरने नहीं देते। बल्कि अगर मुझे रकम वसूली के लिए होशियारपुर और फुगवाड़ा वगैरह जाना हो तो ज्ञान सिंह अपनी जीप मेरे हवाले कर देता है कि जहां जाना है जाओ, मगर रात को वापस उनके डेरे पर जालंधर पहुंचना होगा। नासिर भट्ट की जबान से इंडियन एयरफोर्स का जिक्र सुनकर अब मैं पूरी तरह उन दोनों की गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जे हो चुका था। नासिर कह रहा था, चाचू, उसने बताया है कि जंगी तैयारों के लिए 2 बड़े और 3 छोटे शेड्स की तामीर के लिए मजदूर मुहैया करने के लिए 4,22,000 रुपए के ठेके की मंजूरी हुई है। मगर ज्ञान सिंह बता रहा था कि वो इंडियन एयरफोर्स में बहुत ऊंचे ओहदे पर मौजूद अपने करीबी अजीज की मदद से मजीद शेडों के लिए मजदूर सप्लाई के ठेके लेने की कोशिश कर रहा है। उनके रिश्तेदार ने बताया है कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। अगर इस ठेके के लिए ज्ञान सिंह और ध्यान सिंह ने मजदूरों की सप्लाई पूरी रखी तो मजीद ठेके आसानी मिल जाएंगे। ये सब सुनकर मेरे दिमाग में बिजलियां सी चमकने लगी और अब मेरे लिए गुफ्तगू से बाहर रहना मुश्किल हो गया था। मैंने अपना दिली हैजान लहजे से झलकने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नासिर से पूछा, इतने बड़े पैमाने पर तामीराती काम और फाइटर तैयारों के लिए इतने सारे शेड्स नए बनाने से लगता है कि भारत सरकार आदमपुर के उस हवाई अड्डे को इलाके का सबसे बड़ा एयरफोर्स बेस बनाने की तैयारियां कर चुकी हैं। मेरा दिलचस्पी भरा सवाल सुनकर वो दोनों चौंके, फिर उनके वजीही चेहरों पर जोशीली मुस्कुराहट उभरी। फिर नासिर ने कहा, हाँ जमाल भैया, ज्ञान सिंह ने बातों बातों में जिक्र किया है कि उसके चचाजाद भाई एयर वाइस मार्शल अर्जुन सिंह के मुताबिक इन तामीरात के बाद आदमपुर एयरबेस पर जंगी जहाज रखने की गुंजाइश 3 गुना हो जाएगी। मगर पठानकोट पर इससे भी ज्यादा बड़े पैमाने पर तौसी का काम चल रहा है। ज्ञान सिंह के मुताबिक उसे पक्की उम्मीद है कि वहां का ठेका भी बस मिलने ही वाला है। मैंने संजीदा लहजे में कहा, बहुत खूब, यानी इन दोनों भाइयों के जरिए कम से कम आदमपुर एयरबेस के बारे में तो बहुत सी कीमती मालूमात हासिल हो सकती हैं। मेरी बात सुनकर नासिर ने हाँ में गर्दन हिलाई। मेरा मतलब समझकर अब यासिर के चेहरे पर भी जोश और मुसरत के आसार नमूदार हो चले थे। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई, कहा, नासिर भैया, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि उस सरदार ज्ञान सिंह से तुम लोगों की इतनी गाड़ी छनती है कि वो तुम दोनों की कोई भी बेजरर फरमाइश नहीं टालेगा। मसलन तुम्हारी तरफ से मुझ जैसे बेरोजगार रिश्तेदार को आदमपुर एयरबेस पर शेड्स की तामीर के काम में बतौर मजदूर भर्ती कराने की फरमाइश। मेरी बात सुनकर नासिर ने पुरजोश अंदाज में सर ऊपर नीचे हिलाया और बोला, ये कोई मसला ही नहीं है भाई, बल्कि वो लोग तो खुद पंजाब और हरियाणा के इलाकों में जवान, तनुमंद और सख्त जान मजदूरों की तलाश में सरगर्दा हैं। तुम्हें देखकर तो उनका दिल खुश हो जाएगा। मैंने बज़ाहिर पुरसुकून लहजे में कहा, तो फिर तय रहा, मैं आज से तीसरे दिन तुम्हारे साथ जालंधर चलूंगा। तुम ज्ञान सिंह से सिफारिश करके मुझे बतौर मजदूर भर्ती करवा दोगे। नासिर को पुरएतमाद अंदाज में हाँ में गर्दन हिलाते देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मेरा हिंदुस्तान से न जाने का फैसला दुरुस्त साबित होने के आसार नुमायां हो चले थे। मैंने अपनी खुशी के तासुरात छुपाने की कोशिश नहीं की। इस असना में वो दोनों मेरे सवालों का असल मकसद समझ चुके थे, लिहाजा उनके चेहरों से भी अब जोशो मुसर्रत के आसार झलकने लगे थे। बिलाखिर यासिर ने कहा, मैं समझ गया जमाल भैया, तुम मजदूर बनकर आदमपुर एयरबेस की हुदूद में घुसकर वहां का नक्शा बनाना चाहते हो। बहुत ही बेहतरीन ख्याल और नेक इरादा है। मुझे यकीन है इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। ज्ञान सिंह के लिए तुम्हें वहां फिट करवाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। नासिर ने अपने चचा की तायद की, मगर फिर सवाल किया, मगर जमाल भैया ये तो बताएं कि एयरबेस की हुदूद में घुसने के बाद वहां के शेड्स वगैरह का नक्शा बनाने का क्या फायदा होगा? मेरा मतलब है, अगर दोनों मुल्कों में कभी जंग हुई और पाकिस्तान के जंगी तैयारों ने आदमपुर एयरबेस पर फजाई हमला किया तो उन्हें दूर से ही वो शेड्स नजर आ जाएंगे।
और वो उन पर बमबारी करके वापस चले जाएंगे। मैंने नासिर की बात सुनकर संजीदा लहजे में कहा, तुम ठीक कह रहे हो भैया, मगर किसी भी एयरबेस पर सिर्फ शेड्स का महल वकू मालूम होना काफी नहीं होता। और भी बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जिनका इल्म होने पर फजाई हमला या कोई छापामार कार्रवाई आसान और निस्बतन महफूज बनाई जा सकती है। शायद तुम लोगों को मालूम हो कि मैंने हुलवाड़ा एयरबेस में घुसकर भी ऐसी ही कामयाब कार्रवाई की थी। मैंने दिल्ली वापस पहुंचकर अपना बनाया हुआ नक्शा साहब लोगों को पेश किया तो उन्होंने हुलवाड़ा एयरबेस पर मौजूद जहाज़ों की अक़साम और तादाद और शेड्स के महल वकूफ़ से ज़्यादा दिलचस्पी मेरी तरफ से फराहम करदा दीगर तनसीबात के खाकों में जाहिर की। उन दोनों को अपनी बातों में गहरी दिलचस्पी लेते देखकर मैंने तफसील में जाने का फैसला किया। मसलन उन्होंने मुझसे रनवे के इब्तिदाई सिरे से ज़रा हटकर बने एक छोटे से पुख्ता और कुशादा मैदान के बारे में जोर देकर पूछा, जिसे वो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन एरिया कह रहे थे। और उनके मुताबिक ये वो मकाम होता है जहां बमों और मिसाइलों से लदे कुछ जंगी तैयारे बहुत मुख्तसर नोटिस पर उड़ने के लिए तैयार हालत में मौजूद होते हैं और किसी भी फजाई हमले की सूरत में सबसे पहले इसी मकाम पर बम गिराकर वहां मौजूद तमाम जंगी तैयारे तबाह करने की कोशिश की जाती है ताकि वो जंगी तैयारे परवाज का मौका मिलने पर हमला आवर जंगी तैयारों का मिशन नाकाम न बना दें। उनकी तादाद 10-12 बल्कि जंगी हालात में उनसे भी ज्यादा हो सकती है। खुशकिस्मती से इस तकनीकी बात से वाकिफ न होने के बावजूद मैंने हुलवाड़ा एयरबेस के नक्शे में उस एयरक्राफ्ट ऑपरेशन एरिया और वहां तैयार हालत में खड़े जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर की वाज़ेह निशानदही की थी। मेरी बात सुनकर उन दोनों ने मुसर्रत का इजहार किया। फिर यासिर बोला, बहुत खूब, मुझे यकीन है तुम आदमपुर एयरबेस में घुसने के बाद उस जगह के महल वकू का आसानी से पता चला लोगे, क्योंकि उसके आसपास ही कहीं वो नए शेड्स तामीर हो रहे होंगे। मैंने हाँ में गर्दन हिलाते हुए बात आगे बढ़ाई। कहा, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन एरिया के अलावा एयरबेस पर नस्ब एंटी एयरक्राफ्ट गन्नों के मकामात, ईंधन जखीरा रखने वाली टंकियों वगैरह का महल वकू, रेडार की तनसीबात वगैरह की मालूमात भी एयरबेस को तबाह और तवील अरसे के लिए नाकारा बनाने में बहुत मुफीद होती हैं। उन दोनों ने मेरी फराहम करदा मालूमात बहुत दिलचस्पी से सुनी और शुक्रिया अदा करने के साथ मेरी तारीफ के पुल बांध दिए। मैंने शर्मिंदगी से दामन बचाने के लिए गुफ्तगू का रुख जहीर की तरफ फेर दिया। कहा, पता नहीं यार, ये जहीर एमुनेशन खरीद कर कब तक वापस आएगा। राइफलों और स्टेन गन्नों की गोलियों का बंदोबस्त करने में इतने दिन तो नहीं लगने चाहिए थे। मेरी बात सुनकर नासिर ने कहा, गोलियां तो उसे शायद मिल ही जाएंगी, मगर उस पर जो हथियार खरीद कर किश्तवाड़ ले जाने की धुन सवार है वो इतनी आसानी से उसके हत्थे नहीं लगेगा, जबकि वो उसकी तलाश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किस्मत आजमाई पर तुला हुआ है। नासिर की बात सुनकर मैं चौंका। उसने मेरा तजस्सुस भांपते हुए बिला ताखीर वजाहत की। बोला, दरअसल जहीर इस बार गोलियों के साथ साथ ब्रेन गन खरीदने का अज़्म लेकर यहाँ आया है। वो ब्रेन गन की लंबी मार और खुदकार अंदाज में गोलियों की लगातार बारिश करने की सलाहियत से बहुत मुतासिर है। गासिब भारतीय फौजियों ने जब ब्रेन गन से उन पर ब्रस्ट फायर किए थे तो उस हथियार की हलाकत खेज कारकर्दगी के नतीजे में उन्हें संभलने और जवाबी कार्रवाई करने की मोहलत नहीं मिल सकी थी। जहीर इसलिए भी ब्रेन गन खरीदने की ख्वाहिश रखता है कि उसमें ली एनफील्ड राइफल वाली .303 यानी 303 बोर की गोली इस्तेमाल होती है, जो उनके पास पहले से मौजूद हैं और मजीद का बंदोबस्त भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। नासिर की बात सुनकर मैंने तायद में सर हिलाया। कहा, जहीर का यह इरादा बहुत मुनासिब है। ब्रेन गन खुसूसी पहाड़ों में छापामार कार्रवाइयों के लिए बहुत मौजू है। तवील मार के साथ खुदकार फायरिंग की उम्दा सलाहियत वाली लाइट मशीन गन होने के बावजूद उसका वजन बहुत ज्यादा नहीं है और उसे अकेला जंगजू भी उठाकर चल सकता है। ब्रेन गन हाथ लगने पर वो उसकी तवील मार की वजह से पहाड़ियों की बुलंद चोटियों से भी गासिब फौजियों को निशाना बना सकेंगे। मेरी बात सुनकर उन दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने बात जारी रखी। कहा, जहीर और मैंने जब गोल्डन टेम्पल में सुखबीर सिंह और खालसा फोर्स के दीगर करता धरता सरदारों से मुलाकात की थी तो उन्होंने वादा किया था कि अपने लिए अफगानिस्तान से मशीन गन्ने मंगवाने के साथ साथ जहीर के लिए उनका बंदोबस्त करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मगर फिर वो बेचारे खुद भारतीय खुफिया इदारों की साजिशों की जद में आ गए और वो मामला वहीं का वहीं लटक गया। मेरी बात पूरी होने पर नासिर ने संजीदा लहजे में कहा, जहीर भाई ने 2-3 बार दुखी लहजे में जिक्र किया है। उनका कहना है कि खालिस्तान तहरीक के वाबस्तगान से राब्ते की कोशिश इंतहाई खतरनाक न होती तो वो लाजिमन एक बार फिर डॉक्टर चौहान के क्लिनिक या गोल्डन टेम्पल का रुख करके मशीन गन्नों की खरीदारी के मामलात आगे बढ़ाने की कोशिश करता। मगर उन्होंने बताया है कि उनकी इत्तला है कि अब स्पेशल पुलिस के साथ साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस भी गोल्डन टेम्पल की कड़ी निगरानी कर रही है और अगर किसी के खालिस्तान तहरीक से ताल्लुक का हल्का सा शुबा भी हो तो उसे बेदरेग उठा लिया जाता है
और अक्सर उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये सुनकर मैंने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान के खुफिया इदारों ने जुल्म बर्बरियत में नाज़ी जर्मनी की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी गस्टापो को भी पीछे छोड़ दिया है। अब जहां की खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता नौजवानों को भी उसी दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है जिसका कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को कई बरसों से सामना है। उन दोनों के अंदाज से लग रहा था कि वो मजीद गुफ्तगू करना चाहते हैं, बल्कि शायद रत जगह का इरादा रखते हैं, मगर मैंने नींद आने का उज़्र पेश करके उन्हें रुखसत कर दिया। अलबत्ता मैं खुद उनके जाने के बाद भी खासी देर जागता रहा। आदमपुर एयरबेस में घुसने की उम्मीद से दिल में पैदा होने वाला हैजान एक बार फिर मुझ पर गलबा पाने लगा था, मगर मैंने ज़हन आइंदा की हिकमत अमली पर मबजूल करना ज्यादा मुनासिब समझा। बिलाखिर मुझे वाकई नींद आ गई। सुबह नाश्ते में खुसूसी एहतमाम था। मेरी खातिर तवाज़ो करते हुए दोनों जोड़ियां खुशी से चहकती रहीं। उन्हें खुशबाश देखकर मेरा दिल भी खुशी और इत्मीनान से भर गया। नाश्ते से फारिग होकर मैंने यासिर और नासिर को मुखातिब करके रात को अपने जहन में पैदा होने वाले एक ख्याल से आगाह किया। कहा, यार तुम दोनों ये बताओ, क्या ये मुमकिन है कि 3 दिन गुजार कर जालंधर जाने की बजाय मुझे कल ही अपने साथ वहां ले चलो? उनसे जल्दी आने का कोई मुनासिब बहाना बनाया जा सकता है। मेरी बात सुनकर वो दोनों कुछ चौंके और चंद सानियों की खामोशी के बाद यासिर बोला, हो तो सकता है। नासिर, तुम ये कह सकते हो कि तुम उससे रुखसत होकर घर नहीं गए, बल्कि एक व्यापारी से लेन देन के लिए आगे कपूरथला या अमृतसर चले गए थे और अपने इस अजीज के साथ मंडी गोबिंदगढ़ वापस जाते हुए रास्ते में ठहर गए हों कि एक दिन रुककर अपनी रकम वसूल करके ही घर वापस जाओ। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, बिल्कुल ठीक है, बल्कि अपनी कहानी को ज्यादा हकीकी रंग देने के लिए कह सकते हो कि तुम वहां पहुंचकर अपने अजीज यानी मुझसे मिलने मेरे घर गए तो तुम्हें पता चला कि मैं पिछले 6 महीने से बेरोजगार हूं और तुम्हें उन दोनों भाइयों का ख्याल आया और तुम मुझे मजदूरी दिलाने के लिए जालंधर ले आए। उन दोनों ने मेरी ये तजवीज़ पसंद की। हमने मिलकर मेरी नई शनाख्त और हुलिया तय किया। चूंकि मुझे भटिंडा शहर से अच्छी खासी वाकफियत थी, लिहाजा मेरा असल वतन वही बनाया गया, जबकि मैं रोजगार की तलाश में अमृतसर में मुकीम रहा। फिर यासिर ही की तजवीज़ पर यह तय पाया कि हम दोनों सुबह मुंह अंधेरे नासिर की जीप में लुधियाने के रास्ते जालंधर रवाना हो जाएंगे। ये तय पाने के बाद नासिर ने मेरी फरमाइश पर सुनहरी फ्रेम की सादा शीशों वाली ऐनक का बंदोबस्त कर दिया। एक अधेड़ उम्र नफीस शख्सियत के मालिक शख्स का सादा सा लेकिन पायदार बहरूप अपनाते अपनाते आधी रात बीत गई। मेरे इसरार के बावजूद यासिर और नासिर ने वहां से टलने से साफ इनकार कर दिया। अलबत्ता मैंने रुखसाना और जमीला को अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। इतने सवेरे नाश्ते का एहतमाम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और नासिर हस्बे मंसूबा फीके पड़ते अंधेरे में जीप पर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। सूरज तुलू होने में खासा वक्त हो जाने के बावजूद भी हमें रास्ते में मंडी गोबिंदगढ़ की तरफ आती अनाज की बोरियों से लदी बैलगाड़ियों की कई कतारें मिली, जिसकी वजह से नासिर को जीप चलाने में बहुत एहतियात बरतना पड़ी। अलबत्ता खन्ना कस्बा पार करने के बाद सड़क लगभग साफ हो गई। हमारी जीप लुधियाने शहर में दाखिल हुई तो सूरज तुलू हो चुका था। नासिर की तजवीज़ पर हमने लुधियाने के मशहूर हलवाई शंकरदास की हट्टी पर लजीज और मुरक्कन नाश्ता किया और एक बार फिर मंजिल की तरफ रवाना हुए।